बसंतपुर नामक गांव में पंडित मोटे राम शास्त्री जी रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सोना और 5 पुत्र थे। पंडित जी लालची प्रकृति के इंसान थे। एक दिन बरामदे में बैठे बैठे गाना गा रहे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें खुश होकर गाते देखा तो प्रफुल्लित होकर पूछी, क्या बात है जी, कोई मीठी ताजी खबर है क्या, या कहीं का कुछ निमंत्रण मिला है? शास्त्री जी ने पैंतरे बदलकर कहा, हाँ भाग्यवान, हमने तो आज मार लिया। ऐसा ताक कर मारा है कि चारों खाने चित, सारे घर का न्योता और सारे घर का न्योता। वहाँ पर बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। पेट महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं, कहीं पहले की ही भांति अब भी धोखा न हो जाए। पिछले साल इसी तरह पूरे घर का निमंत्रण मिला था और पता चला कि भूखों रात काटनी पड़ी। मोटे राम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुँह से न निकालो भाग्यवान। बड़े जब तक के बाद तो यह शुभ दिन आया है। जो भी तैयारियां करनी है कर लो, वह तो मैं करूँगी ही। क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही बैठे खोदती रही हूँ, मगर सही बताओ, घर भर का न्योता है ना? अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का न्योता है। इसका अर्थ अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुर्दानपुर की रानी साहिबा 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे यह निर्णय करना मेरे ही हाथों में है। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री और फेगू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर में ही विद्यमान है तब बाहर के ब्राह्मणों को कौन खोजने जाए? और 7वां कौन होगा? बुद्धि दौड़ाओ, एक पत्तल घर लेते आना। फिर वही बात कही ना, जिसमें बदनामी हो। छीछी, पत्तल घर लाऊं, उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोना राम शास्त्री। उनकी पत्नी लज्जित होकर बोली, चलो दिल लगी क्यों करते हो, भला कैसे जाऊंगी? ऐसे ही कठिन अवसर पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है और मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोना शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान मतलब पहनावा को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांधूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, तब तो बड़ा मजा होगा। बस अब विलंब न करो, तैयारियां करो। चलो कितनी फंकी बना लूं यह मैं नहीं जानता, बस यही आदत सामने रखो कि अधिक से अधिक भोजन का लाभ उठा सके। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं को क्या करूं? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना। और क्या करोगी? हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों दूं? औरतें सुहागिन होती हैं तो बिछुआ कभी नहीं उतारती हैं। तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने से ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। नहीं भाई, मैं बिछुए न उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने रहो, हानि नहीं होगी। गोवर्धन धारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को पिलपाँव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा ही नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों को ही काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहबा ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान
केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुकर्म रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलावे। संसार में नामों की कमी नहीं है। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती या कोई अपराध नहीं। पंडित मोटे राम का बड़ा बेटा अलगू बोला, पिताजी आप ही तो बता दीजिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पाणे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी तुम गंगू पाणे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पंडित केशव पाणे। बेनी राम तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। तब तक छेदी बोला, यह तो मेरे पिता का नाम है, मैं तो भूल ही गया। भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते हो? बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटे राम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटे राम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटे राम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया। यह किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ। ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकू राम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी तो सुनाओ। मोटे राम ने फेकू राम को बोलने का अवसर ही न दिया। डर गए कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। इतना सुनकर फेकू राम गुस्सा गया और बोला, पंडित सेतु राम पाठक है, हम भी तो याद कर लिए हैं, तिस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए वह रोने लगा। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतु राम पाठक कौन है बेटा? मोटे राम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आ जाते हो, सुन लिया होगा, किसी का नाम होगा। फेकू जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए थे कि कोई न कोई रहस्य तो अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतु राम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की भी परीक्षा हो ही गई। पंडित चिंतामणि इतना कहकर बाहर चले गए। मोटे राम शास्त्री के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था, फिर परीक्षा लेने लगे। उनकी पत्नी सोना ने कहा, मना लो,
रूठे जाते हैं फिर परीक्षा ले लेना। जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाता है। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो। गंगू पाणे। और तुम्हारे पिता का नाम क्या है फेकू। बता तो दिया, उस पर भी कहते हैं पढ़ता नहीं। हमें भी तो बता दो। सेतु राम पाठक तो है। बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। सोना देवी ने लज्जा कर सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठकर तो चले गए थे, पर कौतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबक के खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया था कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा अपनी जाने में। तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़े। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट। चिंतामणि मैं कह देता हूँ इसका नतीजा अच्छा न होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते अगर हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। चिंतामणि जी पतले थे इसलिए दौड़ते हुए जा रहे थे, और पंडित मोटे राम शास्त्री शरीर से भारी थे, दौड़ भी नहीं पा रहे थे। भैंस की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग भी करते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्माओं को दौड़ते हुए ऐसा जान पड़ता था मानो दो गंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़ पड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, लेकिन उसके पहले ही मोटे राम शास्त्री जमीन पर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे मुड़कर देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है, बता तो दे तो आप हमें मिठाई देंगे ना। हाँ दूंगा, बताओ। रानी के यहाँ। कहाँ की रानी? यह तो मैं नहीं जानता। कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल ही जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। वह पंडित मोटे राम के पास आए तो देखा कि वे पड़े करा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे गए मित्र? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। चल झूठा। जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? इससे कहीं अधिक तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न हो। अगर दूसरा कोई यह बात कहता तो मैं उसकी मूछें उखाड़ लेता। तो फिर आ जाओ मैदान में, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटे राम यह भयंकर व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिए। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज रहे थे मानो सिंह की दहाड़ हो रही हो।
बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे राम शास्त्री बोले, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंतामणि बोले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। फिर मोटे राम शास्त्री बोले, जय 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 हनुमान गोसाई। तब तक चिंतामणि बोले, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे राम शास्त्री इतना सुनकर बिगड़ गए और बोले, यह हनुमान चालीसा में तो नहीं है, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। अबे हम रचने पर आ जाए तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियाँ रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डिंगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शतार्थ युद्ध का रूप धारण कर लिया था। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटे राम और चिंतामणि जी में बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्से के मालिक थे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के थे। दूर दूर तक यजमानी थी। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले ढंग से रखे थे। बड़ी स्त्री को इमरती और मछली को गुलाब जामुनी और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय त्राप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती थी, लेकिन खून की नदी तो पंडित जी ने कभी बहाई न थी। अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी, पर मजाल न थी कि बाहर का एक भी आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समान तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों निर्घोष की भांति कुपित होकर घर से निकल पड़ी और सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उन्हें आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं है। अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत भाग निकले, पीछे मुड़कर न देखा। चिंतामणि ने बहुत ललकारा, पर मोटे राम के कदम न रुके। अजी भागे कहाँ जाते हो? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मैं हार गया भाई, हार गया। अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? फंकी तो कब से लिए बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सूध ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मैं तुम्हें 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझते कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता। जमाना समझता है लोभी हैं, भुक्खड़ हैं, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिसमें यजमान समझेंगे कि पंडित जी को इसकी सूध ही नहीं रही, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वह मरभुक्खों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी मुझे दो और बालकों को खिला दो। उन्हें तो मैंने संध्या को ही खिला दिया था। कोई सोया तो नहीं है? आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसा का चबेना मंगा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो? मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? जरा सी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ जी, भूल तो हो ही गई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। रोते ही थे ना, क्यों नहीं रोने दी? रोने से उनका पेट न भरता बल्कि भूख और खुल के लग जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारियां करनी चाहिए। बाहर आकर
पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद नहीं था। चलो, हम सब बहुत शीघ्र ही आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटे राम बाल गोपाल सहित रानी साहिबा के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे पंडित जी का इंतजार कर ही रही थी। पंडित जी को आते देखी तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? करता क्या, सारा नगर छान मारा। किसी पंडित ने आना स्वीकार नहीं किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकरा गया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़कर लाना पड़ा। क्यों? फेकू राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकू राम ने गर्व से कहा, पंडित सेतु राम पाठक। बालक तो बड़ा होनहार है और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और उधर रानी ने फेकू राम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पाड़े। तब तक छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनी राम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगू राम को इस वक्त पिता का नाम याद नहीं आया और नहीं सूझा कि कोई और नाम ले ले। हस्तप्रद खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेकू राम ने कहा, हम बता दें भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भी भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास धीरे से जाकर कहा, केशव पाणे। अलगू राम बोल उठा, केशव पाणे तो अब तक क्यों चुप थे? कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। मैंने तो सामान बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा। लड़के क्या खाएंगे? सरकार इन्हें बालक न समझे। इनमें जो सबसे छोटा है यह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ गई और भंडारी चांदी की थाली में एक एक से उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा, तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गयी। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी नहीं मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब जल की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थ से कभी पेट भर सकता है? मानो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। ओह, बड़ी भूल हुई। यह ख्याल मुझे पहले ही आना चाहिए था। पंडित चिंतामणि को अपने साथ लाना चाहिए था। रानी साहिबा से कहूँ, बुरा तो ना मानेंगी। जो कुछ हो एक बार जोर लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहिबा से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? नहीं सरकार, किसी बात की कमी नहीं है। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। सारे नगर में आपकी ही कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं। आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा विद्वान नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया। अभी सुधि आई है। आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देरी होगी और भोजन परोस दिया गया है। मैं अभी आता हूँ। सरकार दौड़ता हुआ आऊंगा। गाड़ी ले लीजिए। पंडित जी चलने को तैयार हुए। तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है? उन्हें बुलाने क्यों जा रहे हो? कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। मैं क्या तुमसे कम खाती हूँ? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है और दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया
पट्टा नहीं कर सकता है। यह बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही समझ लो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। कहीं लड़के सो जाए तो और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो शनिचर है। इधर चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, उसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की थी। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा था। चिंतामणि को उदास होते हुए जब इमरती ने देखा तो कहने लगी, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है, अब नहीं रहा जाता। सारा नगर छाल डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। तब तक एकाएक पंडित मोटे राम शास्त्री दरवाजे पर आकर के गुहार लगाने लगे। इमरती देवी ने पूछा, कौन है जो इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। इमरती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो क्यों नहीं नाम बताते थे? कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहिबा ने उन्हें याद किया है। भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगे? अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए हैं? चिंतामणि चारपाही पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुंठित विचार उठ रहे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। तब क्यों नहीं ले गए? अब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए हो? अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। अजी, वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मवस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बंद कर पछाड़ूंगा। तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हम में शनिचर का वास है। अजी यही बरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं हो सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं तो यह कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तो टिकटी पर खड़ा होकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेश में घर की तलाशी तक ले ली थी। झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। अच्छा तो आकर सुन लेना। डर कर भाग नहीं गए तो मुझसे कहना। एक ही क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और चल पड़े। दोनों अपने मंसूबे बांधने लगे थे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों वहां से उतरे। अब मोटे राम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित जी को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटे राम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटे राम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं है, तो तुम धीरे धीरे जाओ ना। दौड़ने को कौन कहता है? जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मैं न कहता तो रानी तुम्हें न पूछती। मोटे राम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुँचे। रानी साहिबा बैठी कुछ लिख रही थी और
रह रहकर द्वार की ओर देख भी रही थी। सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आकर खड़े हुए। सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, इसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए? पंडित मोटे राम शास्त्री जी पीछे आ रहे हैं सरकार। मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वही तो संसार जानता है सरकार। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अभिष्ट नहीं है। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी को कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वही सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटे राम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे, आकर सामने खड़े हो गए। तब तक रानी ने कहा, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए हैं। चलिए भोजन कर लीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटे राम शास्त्री की राह देख रही थी। पंडित जी की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़के के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए हैं। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुँचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो ले लो। अजी सुगंध गया चूल्हे में। सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। धीरज धरो भैया, सब पदार्थ को आ जाने दो। ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ। इतने में रानी आ पहुंची। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाई का पाठ करने लगे। पंडित मोटे राम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वानता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लगाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद नहीं आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। मोटे राम शास्त्री जोर जोर से राम नाम लेकर गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर सभी लोग भोग की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे आरती समाप्त हुई। भोजन शुरू होने को था ही कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बाधा रहता है, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। तब तक सोना ने कहा, भाग्य फूट गया। जोहते जोहते रात हो गई और पेट खाली रह गया। अब क्या करें? सब लोग पछताने लगे। मोटे राम ने कहा, तो रानी जी अब हम चलते हैं, आज्ञा दें। हाँ, और क्या करेंगे? मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टामी। भंडारी ने पत्थर उठाकर मेहतर को दे दिया। चिंतामणि ने कहा, छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर से बैठे भोजन का इंतजार कर रहे थे। बस चलता तो कुत्तों का गला घोट देती। मोटे राम शास्त्री, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहते हैं, अब काहे नहीं बोलते हैं? मुंह में दही जम गया है, जीभ नहीं खुलती। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूख से मरे? क्यों फेंकू राम? मिठाई खाओगे? इसलिए तो आए हैं। कितनी मिठाई खाओगे? बहुत सी। अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी। पर जो बात है मैं पूछूं, वह बतानी पड़ेगी। बताओगे न? हाँ बताऊंगा, पूछिए।
झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी, समझ गए? मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। अपने पिता का नाम बताओ। बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती। उसने बोला, आते ही आते तो मैं आपको बताया था, मैं फिर दोबारा पूछती हूँ। बोलो फेकू राम, चुप क्यों हो गए? फिर मिठाई नहीं पाओगे? महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आ पहुँचे हैं, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। सोना बोली, अरे हाँ, बचपन के मित्र हैं, दोनों लोग इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। रानी साहिबा उन सबका मुख देख रही थी। तब तक फेकू राम चुप ही बैठा था। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं रानी साहिबा। इसमें अपमान की तो कोई बात है ही नहीं भाई। अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे। यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं? नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहाँ से चलो, अब भूल कर भी कभी नहीं यहाँ आएंगे। खिलाना न पिलाना था, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना था। चिंतामणि बोले, मोटे राम जी, महारानी के सामने तुम्हारे इतनी कटु बातें नहीं करनी चाहिए। बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का तो पता नहीं है, ब्राह्मण बनने चले हैं। चिंतामणि बोले, जो कुछ मन चाहे कह लो। चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूं? ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। चिंतामणि बोले, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और मैं क्या कहूँ? तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। तब तक रानी बोली, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटे राम बालक वृंद के साथ बाहर निकल आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चल दिए। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लिया। सोना ने कहा, भंडा फूटते फूटते बच गया। फेकू ने बता दिया होता। क्यों बे फेकू, तुझे समझ में नहीं आता? और क्या, वे तो सच सच पूछ रही थी। चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। तुम्हारी एक भी विद्या काम नहीं आई। मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया था। मैं तो एक और खड़ी मुंह देख रही थी। इधर तो ये लोग पछताते चले जा रहे थे, उधर चिंतामणि की पांचों अंगुलियां घी में थी। आसन मारकर भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी और वार्तालाप भी हो रहा था। रानी बोली, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को वेश बदल कर लाते उसे लज्जा नहीं आई। मुझे कोस रहे होंगे, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया और भोजन उनके सामने जूठा करवा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सारा भोजन जूठा हो गया है। सरकार की बुद्धि धन्य है। हाँ चिंतामणि जी, आप सही कहते हैं। क्या करूं, उनके लक्षण मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने का अवसर दिया और सबक भी सिखाया। इस तरह पंडित मोटे राम को निमंत्रण तो मिला, लेकिन निमंत्रण खाने का अवसर न प्राप्त